हेलो चॉस, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बेटा हम करने वाले हैं क्लास 10th का जितनी भी आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी होने वाली है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अंतर की, कौन कौन से अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने बच्चे भी नहीं आए वो भी आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, देखो क्लास 10th वालों बच्चों का है, सब्जेक्ट आपका है बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान। और करने के हवाले हैं महत्वपूर्ण अंतर, यानी कि जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में किसमें बोर्ड में दो अंतर पूछता है, ठीक है, उसका डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए, है ना। देखो ज्यादा से ज्यादा करके लघु उत्तरीय प्रश्न में ही आता है ना। कभी कभी आपके लॉन्ग में आ जाता है, तो पूछा जाता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक साइड बेटा आप सभी लोग लैंगिक जनन डालेंगे और दूसरी तरफ अलैंगिक। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरी तरफ लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल। ठीक है, इसका ये सेक्सुअल होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप कि सभी बच्चों को ये पता होगा सेक्सुअल और असेक्सुअल क्या होते हैं, क्योंकि क्लास में भी मैं बहुत बार आप सभी को बता चुकी हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या है। ठीक है, चलिए अब देखो सेक्सुअल और असेक्सुअल में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, ये आपने देखने हैं। तो हम अलैंगिक जनन में क्या होता है बेटा, दोनों में जनन होगा, है ना। ये दोनों जो आपके पार्ट्स हैं, लैंगिक और अलैंगिक जो दोनों पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स हमारे किसके हैं, रिप्रोडक्शन के। हम कहते हैं जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। ठीक है, यानी कि एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या लिया जाता है, इसमें इस जनन की प्रक्रिया में, है ना, पहले पॉइंट आप क्या लिखोगे, इस जनन की प्रक्रिया में, इस जनन की प्रक्रिया में, ठीक है, एकल जनक, है ना, एकल जनक, या हम कह सकते हैं एकल जीव भाग लेता है। क्या होता है बेटा, एकल जीव भाग लेता है, यानी कि जितने भी अलैंगिक जनन करने वाले जीव होंगे, इन जनन की प्रक्रिया में सिर्फ कौन से जीव भाग लेते हैं, एकल जीव भाग लेते हैं। यानी कि या तो यहाँ पे आप कोष्टक में लिख सकते हो, या तो बेटा यहाँ पे क्या लेगा, मेल लेगा, है ना, या फीमेल लेगा। ठीक है, या तो मेल लेगा या तो फीमेल लेगा। इसके बाद इसमें आप लिखोगे इस जनन की प्रक्रिया में, मेरे साथ साथ लिखते चलो, इस जनन की प्रक्रिया में, ठीक है, दो भिन्न जीव, है ना, दो भिन्न जीव या जनक कह सकते हैं। ठीक है, दो भिन्न जीव भाग लेते हैं। ठीक है, दो भिन्न जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ओके, यानी कि अलैंगिक जनन में क्या होगा, सिर्फ जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है, यानी कि या तो नर लेगा या तो मादा लेगी, तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब हमारा लैंगिक जनन की बात आती है
तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो जीव भाग लेते हैं, उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, क्लियर। इसके आगे क्या होता है बेटा कि इस क्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होता है और इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस क्रिया में, ठीक है, इस क्रिया में केवल, ठीक है, इस क्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होता है ना, केवल क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है। किसमें समसूत्री विभाजन होता है बेटा, अलैंगिक जनन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे, लैंगिक जनन में, है ना, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, या अर्धसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है। जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तब तक एक नई संतति का जन्म ही नहीं होगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके क्लियर। आगे इसी में क्या लिखोगे बच्चे कि अलैंगिक जनन में क्या होगा। ठीक है, जब हम अलैंगिक जनन में देखेंगे तो अलैंगिक जनन में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक, युग्मक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, गैमीट। तो गैमीट, ठीक, गैमीट का निर्माण नहीं होता। ठीक है, निर्माण नहीं होता है एवं निषेचन भी नहीं होता। ठीक है, सॉरी, ये लिख सकते हैं कि निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा। किसमें, अलैंगिक में। लैंगिक में हम क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन में या लैंगिक जनन करने वाले, ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, करने वाले जीवों में, ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। निषेचन होता है। किसमें निषेचन होगा बेटा, यानी कि जितने भी अलैंगिक जनन करने वाले जीव होंगे उनमें युग्मक नहीं बनेंगे, है ना, यानी कि पौधे के कायिक भाग से, कोष्ठक में आप लिख सकते हो पौधे के कायिक भाग से, यानी कि इसमें जो निषेचन होगा वो किससे होगा, रूट से, है ना, रूट से होगा, स्टेम से होगा, ठीक है, और लीफ से होगा। तो ये अलैंगिक जनन का पार्ट्स होता है, यानी कि पौधे के कायिक भाग, रूट, स्टेम, लीफ किसमें होगा, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में। ठीक है, अब लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक का निर्माण व निषेचन होता है। तो इसमें युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होगा, जयांग। ठीक है, कहाँ होता है, जयांग में और पुमंग में। ठीक है, जयांग में और क्या होगा, पुमंग में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आगे पॉइंट्स क्या लिखोगे बेटा, देखो जितने भी अलैंगिक जनन करने वाले जीव, ठीक है, अलैंगिक जनन जो करने वाले जीव होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होगा, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जननांग, जननांग, ठीक है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है ना, जननांग क्या होगा, ये जयांग और पुमंग, ठीक है, अनुपस्थित होता है। और ठीक है, और इसमें हम लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन करने वाले, ठीक है, लैंगिक जनन
करने वाले जीवों में, ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जननांग, जननांग, जननांग क्या होगा? पिस्टिल यानी स्त्री केशर, ठीक है, और एस्टमिन या एंड्रोसियम जो होता है, ठीक है, जो हमारा क्या है, जयांग और पुमंग, ये हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो जननांग उपस्थित होता है किसमें? जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। इसके बाद आगे क्या लिखोगे? ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में एक पॉइंट्स आप इसमें और ऐड कर सकते हो बच्चा। मान लो देखो, अगर आपके शॉर्ट में आए ना, लघु उत्तरी में आए तो आप 3 लिख सकते हो, अगर वही लॉन्ग पूछ दिया तो आप 5 लिख सकते हो, 5 6 7 8 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 5 लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? अलैंगिक जनन करने वाले जीव, ठीक है, अलैंगिक जनन करने वाले जीव, ठीक है, करने वाले जीव, ठीक है, अपने मातृकोशिका से, ठीक है, अपने मातृकोशिका के समान होते हैं, यानी कि समान होते हैं, होता या होते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा कि इनका जो जेनेटिक रूप से है ना, गुणसूत्री रूप से और बायोमॉर्फोलॉजी से ये समान होंगे। लेकिन इसमें आप क्या लिखोगे? ये, ठीक है, आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से, ठीक है, आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं, तथा, ठीक है, आनुवंशिक रूप से क्या होंगे? समान होते हैं, तथा बाह्य आकारकी से, बाह्य आकारकी, है ना, तो बाह्य आकारकी से, बाह्य आकारकी से भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, क्या होंगे? भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, ये आपके जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिखोगे लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या होते हैं। पहले आपने लिखा अलैंगिक और लैंगिक, तो बेटा हमने लैंगिक में क्या लिखा कि इस जनन की प्रक्रिया में एकल जीव भाग लेता है, यानी कि जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव होंगे उसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेगा। लैंगिक जनन की बात करोगे बेटा तो इस जनन की क्रिया में 2 भिन्न जीव भाग लेते हैं, यानी एक नर लेता और एक मादा लेता है। आगे हमने क्या लिखा? इस क्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होता है और इस क्रिया में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है, लेकिन अर्धसूत्री ज्यादा ही महत्व होता है। आगे हमने लिखा अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, लेकिन लैंगिक जनन में गैमीट फॉर्मेशन होता है। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता। उनमें जननांग उपस्थित है, अनुपस्थित है, इनमें जननांग पाए जाते हैं। और अलैंगिक जनन करने वाले अपने जीव अपने मातृकोशिका के समान यानी आनुवंशिक रूप से और बायोमॉर्फोलॉजी से समान होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं वो कैसे होते बेटा? भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होते हैं। अब आगे हम लिखेंगे धमनी और सिरा में अंतर पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? धमनी और सिरा में अंतर। तो एक साइड आप लिखोगे धमनी, ठीक है, और दूसरी साइड आप लिखोगे सिरा, कि धमनी और सिरा में अंतर क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो धमनी और सिरा होती है, धमनी क्या करती है? हृदय से शुद्ध रुधिर को अंगों में लेके जाती है, और सिरा क्या करता है? अंगों से अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए कहाँ लेके जाता है? हृदय में लेके जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किस में लिखोगे? धमनी में क्या होता है। ठीक है, देखो धमनी का कार्य क्या है। धमनी में लिखोगे ए रुधिर को, है ना, ये किसको? ब्लड को, ठीक है, ये ब्लड को
हृदय से लेकर, ठीक है, हृदय से लेकर शरीर के, ठीक है, लेकर शरीर के सभी अंगों में जाती है, ठीक है, शरीर के सभी अंगों में लेकर जाती है या ले जाती है, ठीक है, लेकर जाती है। किसका कार्य है? धमनी का, ठीक है। सिरा में क्या लिखोगे? ये ब्लड को, ठीक है, ये ब्लड को सभी अंगों से, ठीक है, ये ब्लड को सभी अंगों से जमा करके, ठीक है, सभी अंगों से जमा करके हृदय में ले जाती है, ठीक है। क्या करेगी? हृदय में ले जाती है। ये किसका काम है? सिरा का। ओके, पहली पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगी? धमनी में, ठीक है, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, सिर्फ पाल्मोनरी धमनी को छोड़ के, ठीक है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और इस शुद्ध रुधिर में क्या होते हैं, ठीक है, धमनी में क्या होते हैं? शुद्ध रुधिर बहता है। और सिरा में क्या लिखोगी? सिरा में अशुद्ध रुधिर, ठीक है, अशुद्ध रुधिर बहता है। किसको छोड़ के? सिर्फ पाल्मोनरी सिरा को छोड़कर, ठीक है, पाल्मोनरी सिरा को छोड़ के जितने भी आपके सिरा हैं उसमें शुद्ध अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। और पाल्मोनरी धमनी को छोड़ के जितनी भी धमनियां होती हैं उनमें जो ब्लड बहता है वो कैसा बहता है? शुद्ध बहता है, ठीक है। तो धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? धमनी में कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। तो धमनियों में कपाट नहीं होती, ठीक है। जो धमनी होगी, धमनी में धमनी में कपाट, ठीक है, कपाट नहीं होते हैं। ये कपाट का कार्य क्या होता है? जैसे ही हर एक अंग से, ठीक है, जैसे ही हर अंग से ब्लड क्या होगा? जब हार्ट में जाएगा, है ना, जब हार्ट में जाएगा तो सिरा में कपाट लगे होते हैं जिससे कि जो अशुद्ध रुधिर आया वापस से फिर बाहर ना जा पाए। जैसे ही ब्लड हार्ट में आता है वो कपाट बंद हो जाता है। तो धमनी में कपाट नहीं होते लेकिन सिरा में, ठीक है, सिरा में कपाट पाए जाते हैं, है ना, या तो पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। अब ये कपाट क्यों पाए जाते हैं? कि जब वो ये अंगों से, है ना, हर एक अंग से सिरा क्या करेगा? ब्लड को इकट्ठा करेगा। जब इकट्ठा करके हार्ट में लेके जाएगा, ठीक है, जब वो हार्ट में लेके जा रहा है तो वापस से जैसे ही हार्ट में गया तो बहुत ज्यादा तेज से वो पंपिंग करता है, ठीक है, तो वो वापस से ब्लड वापस ना आ पाए, इसीलिए कपाट, ब्लड आएगा खुल जाता है, जैसे ही ब्लड अंदर गया कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार में जो हमारे ब्लड शुद्ध होता है, हमारे ब्लड में जो शरीर में जो ब्लड की मात्रा है, तो पूरे जितनी भी ब्लड की मात्रा है वो एक बार में हार्ट में नहीं जाती, है ना, कुछ कुछ मात्रा में ही जाती है। ओके, तो धमनी में कपाट नहीं होते लेकिन सिरा में क्या होते? कपाट पाए जाते हैं। इसके आगे जो धमनी होती है, ठीक है, धमनी की जो सिरा होती, ठीक है, धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी और लचीली होती है, ठीक है। जब हम धमनी की दीवार देखते हैं, किसकी दीवार? धमनी की दीवार, धमनी की दीवार मोटी, ठीक है, धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है,
कैसी होती है, मोटी एवं लचीली होती है। लेकिन सिरा का जो दीवार होगा, ठीक है, सिरा की दीवार पतली एवं, ठीक है, पतली एवं कम लचीली होती है, ठीक है, पतली एवं पतली के साथ साथ क्या होती है, कम लचीली होती है, किसकी, सिरा की, ठीक है। लेकिन धमनी की मोटी, और मोटी होने के साथ साथ क्या होती है, लचीली होती है, ठीक है। धमनी में, ठीक है, धमनी में ऑक्सीजनित, ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर, यानी कि इस रुधिर में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा होगी, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। तो धमनी में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। लेकिन जब आप सिरा में देखोगे, किस में देखोगे, सिरा में, ठीक है, सिरा में डीऑक्सीजनित, डीऑक्सीजनित का मतलब कि जो ब्लड होगा, इस ब्लड में, ठीक है, इस ब्लड में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, ठीक है, CO2 गैस की क्या होगी, मात्रा होगी। तो सिरा में डीऑक्सीजनित ब्लड या रुधिर बहता है, ठीक है। ये आपके हैं धमनी और सिरा में अंतर। धमनी और सिरा में हमने अंतर क्या क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा कि जो धमनी होती है ये ब्लड को, ठीक है, ये रुधिर को हृदय से लेके सभी अंगों तक लेकर जाती है, ठीक है। इसके बाद सिरा का कार्य है, ये ब्लड को सभी अंगों से जमा करती है और जमा करने के बाद हृदय में लेके जाती है, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है लेकिन सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं लेकिन सिरा में कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है लेकिन सिरा की जो दीवार होती है धमनी की अपेक्षा पतली होती है, और पतली के साथ साथ धमनी की अपेक्षा कम लचीली होती है। फिर धमनी में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, यानी कि जो धमनियां होगी, पाल्मोनरी धमनी को छोड़ के जितनी भी धमनियां होती हैं उनमें ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, ठीक है। और सिरा में डीऑक्सीजनित रुधिर बहता है, यानी कि उसमें, उस ब्लड में किसकी मात्रा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक है, क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसी ब्लड के माध्यम से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हृदय से किस में जाएंगी, लंग्स में जाती है, ठीक है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये हमारा क्या होता है, सांस होना, लेना कहलाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है श्वसन और दहन में अंतर क्या होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है श्वसन, ठीक है, श्वसन क्या होते हैं और दहन क्या होते हैं, ठीक है। श्वसन और दहन में अंतर पूछा जाता है कि श्वसन क्या होता है और दहन क्या होता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे वहां पे ये सारे जितने भी अंतर है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर, धमनी और सिरा में अंतर, श्वसन और दहन में अंतर, साथ साथ रुधिर और लसिका में अंतर, ठीक है। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर, या स्वपोषी जीव कौन होते हैं और विषमपोषी जीव क्या होते हैं उनमें अंतर, ठीक है। तो श्वसन और दहन में क्या होता है, देखो जो श्वसन की क्रिया होती है ये कोशिका के अंदर होती है ना। जो श्वसन हो रहा है किसी भी जीव के अंदर, श्वसन की जो क्रिया हो रही है ये कहाँ होती है, कोशिका के अंदर, यानी श्वसन जो होगा कहाँ होता है, श्वसन कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। क्या लिखोगे कि श्वसन जो होगा, ठीक है, श्वसन या यह कोशिका में होता है, ठीक है, या श्वसन लिख सकते हो श्वसन कोशिका में होता है, या तो ये भी लिख सकते हो यह कोशिका में, ठीक है, यह कोशिका में होता है। कोशिका में कौन होता है, श्वसन, ठीक है। दहन क्या होगा, यह कोशिका में
यह कोशिका में नहीं होता है ना। जो दहन की क्रिया होगी वो हमारी सेल में नहीं होगी, लेकिन जो हमारा श्वसन होता है वो कहाँ होती है, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर कहाँ, साइटोप्लाज्म में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में श्वसन की क्रिया होती है। और वह क्रिया कौन सी होती है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। ठीक है, तो श्वसन जो होता है यह कोशिका में होता है, लेकिन दहन कोशिका में नहीं होता। ठीक है, ये जो होती है, ठीक है, श्वसन में ऊर्जा चरणबद्ध ढंग से विमुक्त होती है, लेकिन दहन में ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, अचानक रूप से विमुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन में ऊर्जा चरणबद्ध, ठीक है, श्वसन में ऊर्जा चरणबद्ध से विमुक्त होती है। ठीक है, दहन में क्या लिखोगे, दहन में ऊर्जा अचानक, ठीक है, अचानक विमुक्त होती है, यानी कि इसमें कोई भी चरण नहीं होगा। अगर हम चरण की बात करें श्वसन में, तो जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है ना, श्वसन की क्रिया में कई सारी क्रिया होती है। सबसे पहले हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर माइट्रोकांडिया के अंदर C3 यानी कैल्विन चक्र चलता है, और माइट्रोकांडिया के अंदर ही ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तब जाके ढेर सारी मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है वो चरणबद्ध होती है, यानी कई सारी क्रिया, ग्लाइकोलिसिस, कैल्विन चक्र, ETS के द्वारा, तब जाके हम भोजन जो खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जो दहन की क्रिया होती है, दहन की क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अचानक होती है। ठीक है, जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, वो अचानक होती है। इसके बाद श्वसन की क्रिया एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, श्वसन, ठीक है, श्वसन एंजाइम के द्वारा, ठीक है, श्वसन एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन जब आप किस में लिखोगे, दहन में लिखोगे, तो दहन में एंजाइम की आवश्यकता, ठीक है, दहन में एंजाइम की आवश्यकता ठीक है नहीं होती है। क्या होगी, नहीं होती है। किस में नहीं होगी, एंजाइम में। श्वसन में आगे क्या, देखो, श्वसन, इसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, जब श्वसन की क्रिया होगी तो इसमें किसी भी प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, श्वसन में प्रकाश की, ठीक है, श्वसन में प्रकाश की उत्पत्ति, ठीक है, श्वसन में प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन दहन में देखोगे, ठीक है, लेकिन दहन में क्या होता है, दहन में प्रकाश की, ठीक है, जो दहन होगा, दहन में प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होगी, प्रकाश की उत्पत्ति होती है, लेकिन श्वसन में किसी भी प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होगी। जब श्वसन की क्रिया होगी तो किसी भी प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन जब दहन की क्रिया होती है तो दहन में प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्लियर, ये होते हैं श्वसन और दहन में अंतर। इसके बाद जब आप दहन में देखोगे, है ना, जब आप श्वसन की बात करोगे तो इनमें कई उत्पादों का निर्माण होता है। ठीक है, श्वसन में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, श्वसन की क्रिया में, ठीक है, श्वसन की क्रिया में कई उत्पादों का, ठीक है, कई उत्पादों का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होगा, कई उत्पादों का निर्माण होता है। लेकिन जब आप दहन देखोगे, है ना, दहन की क्रिया में
दहन की क्रिया में उत्पादों का, ठीक है, उत्पादों का निर्माण नहीं होता है। ये होते हैं श्वसन और दहन में अंतर। जब 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा आपको सिर्फ 1 से 2 अंतर लिख देने हैं, ठीक है। जब मान लो 3 नंबर पूछता है तो आप 4 से 5 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हो, और अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आप 5 से 6 से 7 लिख सकते हो। ये आपके अंतर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अंतर कभी कभी पूछा जाता है, स्वपोषी और परपोषी में अंतर, है ना। स्वपोषी क्या होते हैं और परपोषी क्या होते हैं, उनमें आप अंतर बताइए, ठीक है। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग डालोगी स्वपोषी पोषण, ठीक है। एक साइड स्वपोषी पोषण और दूसरी साइड विषमपोषी पोषण, ठीक है, या परपोषी भी हम कहते हैं। स्वपोषी पोषण, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ठीक है। दूसरा विषमपोषी, देखो स्वपोषी पोषण में क्या होता है, इनमें, ठीक है, स्वपोषी पोषण में जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, स्वपोषी पोषण में जीव स्वपोषी पोषण में जीव अपने भोजन का, ठीक है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। लेकिन परपोषी पोषण में क्या होगा, परपोषी पोषण में जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है, स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, स्वयं नहीं करते हैं। इसके बाद जो स्वपोषी पोषण होता है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की संयोजन से, ठीक है। इसमें स्वपोषी पोषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के यानी कि H2O, ठीक है, जल के परस्पर संयोजन से कार्बनिक पदार्थ का, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन जब आप किसमें देखोगे, विषमपोषी पोषण में, इनमें आप लिखोगे ये दूसरे जीव पे, ठीक है, ये दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, दूसरे जीव पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, तथा इनमें कार्बनिक भोजन का निर्माण, कार्बनिक भोजन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। कार्बनिक भोजन का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, नहीं होता। किसमें, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में, ठीक है।
तो स्वपोषी और विषम पोषी पोषण में क्या होता है कि देखो, स्वपोषी पोषण वे होते हैं जिनमें भोजन का निर्माण क्या होगा, स्वयं होगा। जो अपने भोजन का निर्माण खुद से करते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है। और विषम पोषी पोषण वे होते हैं जिनमें भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकते। तो अगर एग्जाम्पल में याद रखोगे कि इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखना एग्जाम्पल कि स्वपोषी में एग्जाम्पल जो हो जाएगा पेड़ पौधे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, पेड़ पौधे। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पेड़ पौधे, और इसके साथ साथ जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, साइनोबैक्टीरिया, ये जो साइनोबैक्टीरिया ये आपकी क्या है, स्वपोषी है। और इसमें आप क्या याद रखोगी हमेशा, जीव जंतु, है ना, जीव जंतु, या आप मनुष्य भी, हम मनुष्य क्या है, जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं या जितने भी मनुष्य, हम सब क्या है, परपोषी, यानी बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी सब हम क्या है, परपोषी, क्योंकि हम अपने भोजन का निर्माण नहीं खुद कर सकते, हम दूसरे के बनाए गए भोजन पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है उसको हम कहते हैं स्वपोषी, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता उसको हम कहते हैं परपोषी, ठीक है। तो ये स्वपोषी और परपोषी में अंतर हो गया। ये जितने भी आपके अंतर है आपको अपने अंतर को तैयार करने हैं, ठीक है, ठीक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर, ठीक है, क्या पूछा जाता है, आक्सीय श्वसन, ठीक है, आक्सीय श्वसन, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय, आक्सीय को हम कहते हैं वायु जो होता है, ठीक है, आक्सीय और अनाक्सीय, ठीक है। देखो, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर क्या होते हैं। जो आक्सीय श्वसन की क्रिया होती है ये होती है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। यह हम लिख सकते हैं कि यह, ठीक है, यह क्रिया कौन सी क्रिया, ऑक्सीय श्वसन की क्रिया, ठीक है। यह क्रिया ऑक्सीजन की, ठीक है, यह क्रिया जो होगी वो किसके, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है, ठीक है, किसमें, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है। कौन सी क्रिया, जो ऑक्सीय श्वसन की होती है, ठीक है। तो ऑक्सीय श्वसन की जो क्रिया होगी यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन यह क्रिया अनाक्सीय श्वसन की जो क्रिया होगी यह क्रिया ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, ठीक है। एक ऑक्सीजन चाहिए, एक क्रिया ऐसी है जिसको करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और एक क्रिया ऐसी है जिसको करने के लिए किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीय श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन में होती है, और ये ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखो, ये जो ऑक्सीय श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, ये जो हमारी ऑक्सीय श्वसन की क्रिया होगी ये होती कहाँ है, ठीक है। तो ये आपकी होती है कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। जो ऑक्सीय श्वसन है, वायु जो श्वसन है वो कोशिका के अंदर, ठीक है, यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। कौन सी जो ऑक्सीय श्वसन की क्रिया होगी कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये जो अनॉक्सी है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर के बाहर कोशिका में होती है। कहाँ होगी? कोशिका में होती है। कहाँ होगी? कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ये कोशिका में होती, कौन सी? जो अवायु श्वसन होती है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इसका अंतिम जो उत्पाद होता है वो CO2 और जल है। ठीक है, लेकिन इनका जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीश्वसन में क्या लिखोगे? इनका अंतिम उत्पाद ठीक है, अंतिम उत्पाद CO2 एवं ठीक है CO2 एवं जल होता है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या लिखोगे? इनमें जो उत्पाद होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा? इथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हो कि ऑक्सीश्वसन में ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक होती है और इसमें ऊर्जा की कम मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि इनमें ऊर्जा की, ठीक है, इनमें ऊर्जा की अत्यधिक, है ना, अत्यधिक मात्रा होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इनमें ऑक्सीश्वसन करने के लिए मात्रा चाहिए। ठीक है, लेकिन इनमें ऊर्जा की कम मात्रा होती है, यानी कि श्वसन की क्रिया करने के लिए ऊर्जा बहुत चाहिए, लेकिन इनमें ऊर्जा की मात्रा जो होगी वो कम होती है ना। किसमें? ऊर्जा की मात्रा कम होती है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो कि एटीपी ऊर्जा की, ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी ऊर्जा के, ठीक है, जो एटीपी होता है, एटीपी ऊर्जा के 38 यानी कि 38 अणु बनते हैं। ठीक है, एटीपी ऊर्जा के 38, ठीक है, अणु बनते हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या लिख सकते हो? एटीपी ऊर्जा के किसमें? अनॉक्सी में, तो एटीपी ऊर्जा के 2 अणु बनते हैं, यानी कि जब ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है तो जब उनमें अंतिम उत्पाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इनमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए हमको ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब अनॉक्सीश्वसन होता है उसमें जब ऊर्जा कम लग रही है तो जो ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक होती है, जब इसमें 38 एटीपी बन रही है तो इनमें ऊर्जा की जो मात्रा होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। इनमें क्या है? 2 एटीपी बन रही है तो इनमें जो ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है, तो ऑक्सी और अनॉक्सीश्वसन में यही अंतर होता है कि ऑक्सीश्वसन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अनॉक्सीश्वसन करने के लिए किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया होती है वो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनमें होती है, यानी जो कोशिका के अंदर जो केल्विन चक्र चलेगा, जो एटीएस चलेगा, उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो अनॉक्सीश्वसन की क्रिया होती है वो हमारी कोशिका में होती है, तो कोशिका में होने के लिए किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीश्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है, जब ऑक्सीश्वसन की क्रिया पूरी हो गई तो अंतिम उत्पाद में क्या बनते? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। लेकिन अनॉक्सीश्वसन में और अनॉक्सीश्वसन की क्रिया हुई तो उनका जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या? एथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल बनता है।
तो एथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल बनेगा और इसमें 2 ही एटीपी बनेंगे और ऑक्सी में 38 एटीपी बनेंगे। जब इसमें 38 एटीपी बन रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होगी, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा है, और इसमें कम है। अगर 2 एटीपी है तो इनमें जो ऊर्जा की मात्रा होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मैंने आज की क्लास में कितने 5 हो गए ना, 5 अंतर हैं। ये जो पांचों अंतर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी आपके 5 अंतर है आपको एकदम तैयार कर लेने हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी आपके 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 3 नंबर, कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेता है। तो जब आपका 1 नंबर में आया तो सिर्फ आपको 1 अंतर लिख दोगे, सही हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर 3 नंबर में आता है तो आप कम से कम कितना, अगर मान लो नहीं याद है आपको तो कम से कम आपको 3 लिखने हैं, 3 लिख दोगे। ठीक है, लॉन्ग में पूछता है तो 5 लिख सकते हो, कम से कम 5, और अगर और ज्यादा पता है तो 6 7 8 इतना ऐड कर सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा आपको नहीं लिखने, और अंतर तुम लाओगे कहां से। तो 5 तो से कम, अगर लॉन्ग में पूछे तो 5 से कम लिख के ही नहीं आना। शॉर्ट पूछ रहा है, लघु उत्तरी में पूछ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 लिख दो। ठीक है, ओके। तो ये सारे अंतर आपको तैयार करने हैं। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी हमारी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।